नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल फ्री ट्यूशन क्लासेज में। दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी एनसीईआरटी की सीरीज साइंस की, जो कि 6ठी क्लास से आरंभ कर रहे हैं हम, जो विभिन्न प्रतियोगिताओं में आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। तो देखिए, हमारा पहला लेसन है जिसका नाम है भोजन यह कहाँ से आता है, मतलब कि जो हमें भोजन है वो कहाँ से प्राप्त होता है। तो देखिए, हमने कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो एनसीईआरटी से आपके लिए लिख के रखे हैं ताकि आपको ज़्यादा मेहनत न करनी पड़े। तो देखिए, जंतुओं से प्राप्त होने वाले उत्पाद है हमारे दूध, मांस और अंडा। कुछ पौधों के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं और कभी कभी पौधों की जड़, तना तथा पुष्प को भी हम भोजन के रूप में खा लेते हैं, जैसे कि शकरकंदी की जड़ होगी, फूल जैसे कि घिया का फूल हो गया। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। एग्जाम्पल के लिए सरसों के बीज से तेल निकालते हैं तथा पत्तियों का साग के रूप में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखिए, मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद मतलब मीठा रस एकत्रित करती हैं। फूलों पर मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय के लिए ही उपलब्ध होता है, यानी कि मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद इकट्ठा करती हैं और ये जो रस है कुछ ही दिनों के लिए फूलों पर उपलब्ध होता है। आगे देखिए, जंतुओं को मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। वे वर्ग कौन से हैं? देखिए, पहला वर्ग है वे शाकाहारी, मतलब वे जंतु जो केवल पादप उत्पाद खाते हैं और इन्हें पहले वर्ग में रखा जाता है। मतलब शाकाहारी कौन से हो गए? वे जंतु जो केवल पादप उत्पाद खाते हैं। मांसाहारी जंतु वे जंतु जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, उन्हें मांसाहारी जंतु कहते हैं और इन्हें दूसरे वर्ग में रखा गया है। सर्वाहारी जंतु वे जंतु जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों होते हैं, मतलब वे जंतु जो पौधे और जंतुओं को दोनों को खाते हैं, उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है, मतलब कि भारत के अलग अलग स्थानों पर जो भोजन है वो अलग अलग पाया जाता है। तो देखिए, ये हमारा पहला लेसन कंप्लीट। तो हम चलते हैं हमारे सेकंड लेसन की तरफ। सेकंड लेसन है भोजन के घटक। तो पहला है हमारा पॉइंट पोषक। पोषक क्या होते हैं? हमारे शरीर को कुछ आवश्यक घटक की आवश्यकता होती है, उन्हें पोषक कहते हैं। यानी कि शरीर को जिन आवश्यक घटकों की आवश्यकता होती है उन्हें पोषक कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट वसा तथा प्रोटीन के परीक्षण तथा अन्य पोषकों के परीक्षणों से सरल होते हैं। मतलब कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का जो परीक्षण है वो अन्य पोषकों के परीक्षण से आसान होते हैं। परीक्षण के लिए मतलब कार्बोहाइड्रेट का जब हम परीक्षण करेंगे तो उसके लिए हमें आयोडीन, कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा के विलय की आवश्यकता होगी। मतलब आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा के विलय की आवश्यकता होगी। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। मतलब कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं और जो हमारे भोजन में पाए जाते हैं वे कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। अब आगे देखिए दोस्तों, मंड का परीक्षण कैसे करेंगे। कच्ची सामग्री पर आयोडीन विलय की 2-3 बूंदें डालने से पदार्थ का रंग काला या नीला हो गया तो वह मंड की उपस्थिति दर्शाता है। मतलब कि अगर मंड की कोई भी कच्ची सामग्री है उसके ऊपर 2-3 बूंदें आयोडीन विलय की डालने से अगर उसका रंग काला या नीला हो जाता है तो वह उसके अंदर मंड की उपस्थिति दर्शाता है। मतलब कि विलय का रंग काला या नीला हो जाने से मंड की उपस्थिति दर्शाता है। अब हम प्रोटीन का परीक्षण कैसे करेंगे। जिस विलय की जांच करनी है उसके अंदर 2 बूंद कॉपर सल्फेट तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलय डालने पर अगर विलय का रंग बैंगनी हो जाता है तो विलयन में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। मतलब क्या, जिस भी विलय की जाँच करनी है उसके अंदर प्रोटीन है या नहीं, तो उसके अंदर 2 बूंद कॉपर सल्फेट, 10 बूंद कास्टिक सोडा डालने से अगर उसका रंग बैंगनी हो जाता है तो विलय के अंदर प्रोटीन है। मतलब मंड के अंदर तो रंग काला या नीला हो जाता है तो विलय का तो मंड है,
और प्रोटीन के अंदर अगर रंग बैंगनी हो जाता है तो प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। और वसा का प्रशिक्षण देखिए, मतलब जिस पदार्थ में हमें वसा की जांच करनी है उसके चारों ओर एक कागज़ लपेट दीजिए। अगर कागज़ पर तेल का धब्बा है तो वह पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। जैसे कि किसी भी पदार्थ के ऊपर कागज़ लपेटने से अगर उसके ऊपर चिकनाहट पैदा हो जाती है या तेल का धब्बा आ जाता है तो वो उस पदार्थ के अंदर वसा को दर्शाता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों ही हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा से हमें समान मात्रा से अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि 100 ग्राम वसा की अपेक्षा 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा 100 ग्राम वसा से हमें ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी। मान लो किसी भी बंदे ने अगर 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लिया तो वो 1 किलोमीटर तक दौड़ेगा, और सपोज मान लो अगर किसी भी बंदे ने 100 ग्राम वसा लिया तो वो 3 या 4 किलोमीटर तक दौड़ेगा। मतलब इसके कंपैरिजन में उसे ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या 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 होते हैं देखिए, शकरकंदी, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, बाजरा, चावल, गेहूँ कार्बोहाइड्रेट की ये स्रोत है। एक बार फिर देखिए, शकरकंदी, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, बाजरा, चावल और गेहूँ। और वसा के स्रोत देखिए, वसा के क्या क्या स्रोत होते हैं। वसा के स्रोत हैं मूंगफली, गिरी। ये स्रोत वे हैं जो हमें पादप से प्राप्त होते हैं। 2 टाइप के स्रोत होते हैं, एक तो जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं और एक जो पादपों से प्राप्त होते हैं। मूंगफली, गिरी, तिल ये हमें पादपों से प्राप्त होते हैं। और मांस, घी, दूध, क्रीम, मक्खन, मछली, अंडे ये जो स्रोत हैं जिनसे वसा प्राप्त होती है वे जंतु स्रोत हैं। प्रोटीन की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन की आवश्यकता हमारे शरीर को क्यों होती है? वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय शरीरवर्धक भोजन कहते हैं। मतलब शरीरवर्धक भोजन कैसे? जैसे कि जो जिम वाले बच्चे हैं वे प्रोटीन खाते हैं और बॉडी बनाते हैं। मतलब कि जो शरीर का बिल्डअप करे, यानी कि ग्रो करे, शरीर को जो मोटा करे। प्रोटीन के स्रोत क्या हैं? चना, मूंग, तूर दाल, राजमा, सोयाबीन, मटर, मांस, मछली, पनीर, अंडे। यानी कि स्रोत क्या क्या हो गए? चना, मूंग, तूर दाल, राजमा, सोयाबीन, मटर, मांस, मछली, पनीर, अंडे। विटामिन हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँखों, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में हमारी सहायता करते हैं। क्या हुआ? प्रोटीन की आवश्यकता तो शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए होती है, और जो हमारे विटामिन है वे हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँखों, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में हमारी सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं। विटामिनों के नाम जैसे कि A, B, C, D, E, K। विटामिनों के समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। मतलब कि जो विटामिनों का समूह होगा उसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। क्या? जैसे देखिए, विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों तथा दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। मतलब क्या हुआ? जो विटामिन डी है वो हमारे शरीर की अस्थियों मतलब हड्डियों और दांतों के लिए, जो हमारे शरीर की हड्डियां और जो दांत हैं वो कैल्शियम का जो उपयोग करते हैं उसके उपयोग करने में जो मदद करता है वो कौन है? विटामिन डी मदद करता है। विटामिन बी की कमी से होने वाले रोग कौन सा है? बेरी रोग है। अब देखिए, हम देखते हैं किस विटामिन का क्या रासायनिक नाम है और उसकी कमी से होने वाला रोग क्या है। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल और इसकी कमी से होने वाला रोग है रतौंधी। क्या? विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल और कमी से होने वाला रोग है रतौंधी। विटामिन B1 इसका रासायनिक नाम है थायमिन और कमी से होने वाला रोग है बेरी। विटामिन B2 इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लोइन और इसकी कमी से होने वाला रोग है त्वचा का फटना। विटामिन B3 इसका रासायनिक नाम है निकोटिनेमाइड और कमी से होने वाला रोग है बाल सफेद चर्म रोग। विटामिन B6 इसका रासायनिक नाम है पाइरिडॉक्सिन और कमी से होने वाला रोग है एनीमिया चर्म रोग। विटामिन B12 वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है ये प्रश्न। फोलिक एसिड
या पॉलीकमल, इसकी कमी से होने वाला रोग है अनीमिया। एक बार फिर देखिए, विटामिन B12 इसका रासायनिक नाम है फॉलीकमल और कमी से होने वाला रोग है अनीमिया। विटामिन C रासायनिक नाम है स्कर्बी कमल और कमी से होने वाला रोग है स्कर्बी। विटामिन D रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल और कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स। विटामिन E रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल और कमी से होने वाला रोग है नपुंसकता। विटामिन K फिलोक्विनोन और रासायनिक नाम और इसकी कमी से होने वाला रोग है रक्त का न जमना, मतलब कि रक्त का थक्का नहीं जमना। आगे देखिए, चावल में कार्बोहाइड्रेट अन्य पोषकों की अपेक्षा अधिक होती है, मतलब ये जो चावल के अंदर कार्बोहाइड्रेट है अन्य पोषकों की अपेक्षा अधिक होती है। आहारी रेशा, शरीर को पोषकों के अलावा जल व आहारी रेशे की आवश्यकता होती है, जो यानी कि हमारे शरीर को केवल पोषक तत्वों की आवश्यकता नहीं, पोषक तत्वों के साथ साथ आहारी रेशे की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुद्रांश के नाम से भी जाने जाते हैं, मतलब जो आहारी रेशा है वो उसे रुक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादपों से होती है, यानी मतलब हमारे जो खाने के अंदर है रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है, मतलब कि मांस मिट्टी से नहीं बल्कि पादप उत्पादों से आहारी रेशे की पूर्ति होती है। रुक्षांश के स्रोत हैं दाल, आलू, ताज़ा फल और सब्जियां। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते, फिर भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक अवयव हैं। मतलब रुक्षांश जो है हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते, मतलब पोषक तत्वों की तरह इम्पोर्टेंट नहीं है, पोषक प्रदान नहीं करते, लेकिन हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि ये जो बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। मतलब कोई पोषक प्रदान नहीं करते लेकिन बिना पचे हुए भोजन को हमारे शरीर से बाहर निकालने में मदद करते हैं। अब देखिए, संतुलित आहार, सामान्यतः पर दिन में जो कुछ खाते हैं उसे आहार कहते हैं, मतलब दिन भर हम जो कुछ खाते हैं उसे आहार कहते हैं। कोई भी पोषक तत्व आवश्यकता से अधिक हो और न ही कम हो, न तो मतलब अब देखिए संतुलित आहार क्या होता है। कोई भी पोषक तत्व न तो आवश्यकता से अधिक हो और न ही आवश्यकता से कम हो, और उसमें साथ के साथ जल और रुक्षांश की भी पर्याप्त मात्रा हो। इस प्रकार का जो आहार होगा उसे संतुलित आहार कहते हैं। मतलब क्या, ना तो कोई पोषक तत्व ज़्यादा होना चाहिए ना ही कोई पोषक तत्व कम होना चाहिए, और साथ ही जल व रुक्षांश की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। छिलका उतार कर धोने से फल व सब्जियों के विटामिन तथा खनिज लवण अलग हो सकते हैं। मतलब कि अगर छिलका उतार कर फल व सब्जियों को धोएंगे तो उनके विटामिन और खनिज लवण अलग हो सकते हैं। पकाने से विटामिन C आसानी से गर्मी में नष्ट हो जाता है। मतलब ये कई बार परीक्षा में पूछा गया सवाल है कि कौन सा विटामिन है जो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, तो आपका आंसर होगा विटामिन C। अब आगे देखिए, अब अभावजन्य रोग, मतलब इसका क्या होगा, अभाव प्लस जन्य, मतलब कि किसी भी चीज़ के अभाव के कारण होने वाले रोग। तो इसके अंदर ही इसकी डेफिनेशन है, वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। मतलब कि वे रोग जो लंबे समय से किसी भी प्रोटीन पोषक की कमी से होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। अभावजन्य रोगों की रोकथाम कैसे की जा सकती है? जब हम पोषक आहार लेंगे। पोषक आहार कौन सा होता है? संतुलित आहार, जिसके अंदर सभी पोषक तत्व लिमिट के हों, उसके अंदर ना कुछ ज़्यादा और ना कुछ कम हो। अब देखिए, कैल्शियम की कमी से अस्थियां और दंताक्षर संबंधित रोग हो जाते हैं। आयोडीन की कमी से घेंगा या गाइटर रोग हो जाता है। लौह की कमी से अरक्ताल रोग हो जाता। तो देखिए दोस्तों, ये है हमारी NCERT की क्लास। ये बिल्कुल हमने NCERT से प्रिपेयर किए हुए नोट हैं ताकि आपको ज़्यादा न पढ़ना पड़े और कम से कम समय में आपकी तैयारी हो जाए। तो NCERT की क्लास लगातार लेने के लिए हमारी YouTube चैनल फ्री ट्यूशन क्लासेज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी नोटिफिकेशन जारी हो तो आप तक सूचना पहुंच जाए। धन्यवाद, थैंक यू।